आज वर्ग 12 का अध्याय अवयव एवं सारणी मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका भागवन सबसे पहले अवयव होता है क्या? तो किसी भी संख्याओं का जो व्यवस्था होता है, व्यवस्था का एक सिद्धांत जो होता है, उसी को हम लोग अवयव कहते हैं। यानी कि वह सजाने का एक तरीका है। अगर इसका मान निकाल दें तो वही क्या हो जाता है? सारणिक हो जाता है। तो किसी भी संख्या को अगर हम लोग आयताकार बॉक्स में सजाते हैं, उसी व्यवस्था को सारणिक कहा जाता है। पहले देख लिया जाए तो परिभाषा। जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, जिन्हें एक बॉक्स में हम व्यवस्थित करते हैं। 1 2 3 6 7 9 10 11 15। ये जो सजाने का व्यवस्था है, जो हम जो सजाए इसको, वही अवयव है। यानी कि अवयव जो होता है, किसी भी संख्या को सजाने की एक व्यवस्था होती है। अगर हम उसको सजाते हैं तो ये अवयव है। अब इसका अगर मान निकाल दें तो ये सारणिक हो जाता है। तो व्यवस्था का एक क्रम होता है अवयव। तो परिभाषा संख्याओं को एक संख्याओं को सजाने की व्यवस्था को अवयव पर अवयव में हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं को एक निश्चित व्यवस्था में सजाते हैं। जैसे में यहाँ पर हम देख रहे हैं, दो चीजें दिखाई देगी। एक पार्ट है, ये देख रहे हैं खड़ी लाइन में, और एक पार्ट ये हमारी क्षैतिज लाइनें थी। क्षैतिज लाइन, क्षैतिज कतार, और ये हम देख रहे हैं ये ऊर्ध्वाधर कतार। दो कतार है, दो एरे है, या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। इसमें दो चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर कतार। यानी कि मैट्रिक्स अवयव में दो पार्ट आपको समझना पड़ेगा कि क्षैतिज कतार, क्षैतिज कतार, इंग्लिश में इसको रो कहते हैं, रो या पंक्ति। क्षैतिज कतार आप लोग देख रहे हैं, जितनी भी संख्याएं हैं जो खड़ी लाइन नहीं, वो क्षैतिज में होती हैं, उसी को क्षैतिज कतार या रो कहते हैं। तो क्षैतिज कतार एक दिखाई देता है, और दूसरा पार्ट ऊर्ध्वाधर कतार या स्तंभ। तो क्षैतिज है तो उसको हम लोग पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर है तो स्तंभ या कॉलम बोलते हैं। तो दो पार्ट होता है, एक क्षैतिज रो और एक कॉलम। आते हैं भाई, अगला एक स्टार है कि अवयव क्या क्या हो सकता है। तो अवयव रियल नंबर भी हो सकता है, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या या फलन हो सकता है।
नहीं, अभी एक संख्या ही नहीं, वास्तविक संख्या तो हो सकता ही है, सम्मिश्र संख्या या फलन भी हो सकता है। तो अवयव में एक अवयव हम देखते हैं, इसमें लिखा है A11, A12, A13 डॉट 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 1 n तक जाएगा। जैसे A21, 22, 23, 2n तक जाएगा। A31, 32, 33, ये 3n तक जाएगा। इस तरह से A3 से लेकर AM तक पहुंच गया। M1, M2, M3 और AMN, यानी कि A11 हम ये 11 नहीं पढ़ेंगे। A11 का कोई अर्थ कहेगा तो क्या है? पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। A12 का अर्थ उसी तरह से दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। A13 तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो इस तरह से जितने भी होते हैं, जैसे यहाँ पर AMN, तो इसका अर्थ हुआ M पंक्ति का N स्तंभ, यानी कि आगे वाला जो होता है जो संख्या, वो पंक्ति की संख्या, तो हम लोग इसको जनरली अगर A बराबर लिखा जाए तो AIJ, आई मतलब पंक्ति की स्थिति, और J का अर्थ होता है स्तंभ की स्थिति, यानी कि I, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे J1 है, यहाँ पे I1 है, J2 है, यहाँ पे I1 है, J3 है, यहाँ पर I1 है और JN है, यहाँ पर I2 है और J1 है, यहाँ पर I1 है, J2 है, यहाँ पर I2, J3 है, यहाँ पे I2 और JN है। यानी कि पहला जो भाग होता है उसे हम लोग I, और I का वैल्यू यहाँ पे 1, अगर 1 में पूछे कि I का वैल्यू क्या है तो 1 है, J का वैल्यू 1 है। ये बताता है कि हम किस जगह पर अवयव में खड़े हैं। यहाँ पर दिखाता है कि हम दूसरी जगह पर खड़े हैं, दूसरी पंक्ति में, दूसरे स्तंभ पे। यहाँ पे बताता है तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ पे खड़े हैं। यहाँ पे बताता है कि हम M पंक्ति के nवें स्तंभ पे खड़े हैं। यानी सबसे पहले अवयव में आपको जानना पड़ेगा कि A11 का अर्थ क्या है। तो A11 का अर्थ होता है कि पहली पंक्ति के पहला स्तंभ। A12 का अर्थ होता है दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। A13 का अर्थ होता है तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। और AMN का अर्थ होता है M पंक्ति का N स्तंभ। तो पहले इसको समझिए।
अगला आता है आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका परिभाषा क्या कहता है? किसी भी आव्यूह में पंक्ति की संख्या तथा स्तंभ की संख्या के गुणन रूप को, गुणनफल को नहीं, गुणन रूप को आव्यूह की कोटि कहते हैं। और गुणा कर देते हैं तो सदस्यों की संख्या निकल जाती है। तो सबसे पहले आव्यूह की कोटि देखा जाए। यहाँ पर एक आव्यूह अगर हमारे पास 3, 5, 7 ए बी सी डी ई एफ है, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? मान लीजिए हमारा आव्यूह दिया है, इसको लिखेंगे इसकी कोटि। आव्यूह ए की कोटि बराबर पंक्ति की संख्या 3 और स्तंभ की संख्या भी 3। पंक्ति संख्या 1, 2, 3, स्तंभ की संख्या 1, 2, 3, यानी कि 3 गुणे 3 कोटि का है। इसी तरह से अगर दूसरा आव्यूह दिया है 2, 4, 5, 7, इसका हम कोटि क्या लिखेंगे? आव्यूह बी की कोटि बराबर 2 गुणे 2। उसी तरह से अगर दिया है 3, 5, 7, 6, 9, 8, यहाँ पर आव्यूह की कोटि क्या होगा? आव्यूह सी की कोटि बराबर पंक्ति की संख्या 2 और स्तंभ की संख्या 3, यानी कि 2 गुणे 3 कोटि का होता है। ये होगा आव्यूह की कोटि। और आव्यूह की कोटि अगर मालूम है तो सदस्य संख्या का फॉर्मूला होता है पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। तो अगर यहाँ पंक्ति की संख्या m है और n तो m गुणे n, अगर गुणा कर देते हैं तो दोनों में गुणा कर दें तब हम यानी कि m डॉट n लिख दीजिए। जैसे हमको अगर a का सदस्य संख्या पता करना है, a का सदस्य संख्या कितना है, तो यहाँ पे पंक्ति की संख्या 3 गुणे 3 3 के 9। उसी तरह से b का सदस्य संख्या, b में कितने सदस्य हैं, तो लिख देंगे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4। तो अगर हम गुणा कर देते हैं तो सदस्य की संख्या निकल जाती है। अगर हम लोग खाली गुणन रूप में छोड़ते हैं उसी को आव्यूह की कोटि कहा जाता है। तो लिखिए इसे। एक प्रश्न है, दिया गया आव्यूह में A11, A22, A31 का मान बताएं।
अभी वो क्या दिया है 3 5 7 6 9 8 10 11 12। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है A11, तो आपको पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले पंक्ति ये हमारी मान लीजिए कि पहली पंक्ति है, ये हमारी दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 होगा, पहली पंक्ति के पहला स्तंभ ये हमारा पंक्ति 1 है और इसमें पहला स्तंभ 3 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 2 2, यानी कि दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 9 होगा। ये 3 1, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ 10 होगा। ये एक टाइप का सवाल होता है इस तरह से कि आपको बताना होता है कि किसी दिए हुए स्थिति में सदस्य कौन सा होगा, उसे आप पहचान सकते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, से बनाइएगा। एक उल्टा सवाल भी पूछता है। दूसरा प्रश्न, यदि किसी आव्यूह में सदस्यों की संख्या 12 है तो इस आव्यूह की कोटि का संभव मान कितना होगा। यदि 12 है, सदस्यों की संख्या 12, तो हम लोग क्या करते हैं 12 का गुणन रूप। उत्तर में 12 को हम कितने प्रकार से, तो 12 गुणे 1 लिख सकते हैं, या 1 गुणे 12 भी लिख सकते हैं, या 2 गुणे 6 लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 होता है, या 6 गुणे 2 लिख सकते हैं, या 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, या 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। यानी कि 12 का जितना गुणन रूप होगा उस सबको अगर हम कर देंगे तो उसका संभव मान निकल जाएगा। यहाँ पे कितने संभव मान हुए 1 2 3 4 5 6, यानी कि आंसर होगा 6। इसके संभव मान कितने हैं कोटि का 6। जितने प्रकार से उसको गुणा कर सकते हैं उतना उसका संभव मान होता है। से क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी आव्यूह में 20 सदस्य हों तो आव्यूह की कोटि का कितना संभव मान होगा। अब चलते हैं अगला हेडिंग, आव्यूह का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले फिगर से ही अगर m बराबर 1 यानी कि किसी आव्यूह में मात्र एक ही पंक्ति है, बस एक पंक्ति है, तो वहां पे बनता है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स which have only one row is called row matrix.
फिर दूसरा में n के जगह पे n बराबर 1, यानी कि उसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, तो उसे हम लोग कौन सा आव्यूह कहते हैं? अस्तंभ आव्यूह कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बन गया कॉलम मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो। अगला पार्ट में m बड़ा n, अगर पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो तो पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो तो ऐसा फिगर दिखाई देगा। तो उससे हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। यानी कि उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। अगला, अगर m छोटा n हो, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो तो ऐसा फिगर दिखाई देगा। तो उसको हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और एक और है m बराबर n, यानी कि जितना उसमें पंक्ति हो उतना उसमें स्तंभ हो, तो उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये तो हुआ चित्रांकन, कि चित्र के द्वारा भी, हम फोटो के द्वारा भी समझ सकते हैं कौन पंक्ति कौन पंक्ति आव्यूह है, कौन स्तंभ आव्यूह है, कौन ऊर्ध्वाधर है, कौन क्षैतिज है। तो अगर सिर्फ एक ही पंक्ति हो जिस आव्यूह में, उसे पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। वह आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। और वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो नोट कीजिए, उसके बाद परिभाषा। सबसे पहले पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स, वह आव्यूह जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे में इन चारों आव्यूहों में सिर्फ एक ही पंक्ति है, स्तंभ की संख्या के नहीं डिपेंड करता है।
लेकिन अगर पंक्ति सिर्फ एक हो तो उसे पंक्ति अवयव कहा जाता है। चारों अवयव, ये जो तीनों ही हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों में सिर्फ एक ही पंक्ति है। दूसरा स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स, वह अवयव जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो। उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे में ये तीनों जो अवयव है इसमें क्या देख रहे हैं, एक ही स्तंभ है। स्तंभ की संख्या तीनों में एक है, यानी कि स्तंभ अवयव है। तीसरा ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स, वह अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो, उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। कोई भी अवयव है जिसमें पंक्ति, मान लीजिए कि यहाँ पे इसमें कितनी पंक्ति है, 3, और कितने स्तंभ है, 2, यानी कि ये किस कोटि का है, 3 गुणे 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि m बड़ा n है, यानी कि 3 बड़ा 2 है, इसलिए कौन सा अवयव है, ऊर्ध्वाधर है। तो ऊर्ध्वाधर अवयव में क्या होता है, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होती है। आगे लिखिए, क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या के अधिक होती है, यानी कि वह अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से कम हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। क्षैतिज अवयव में क्या होता है, स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक होती है, कम नहीं अधिक हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। यानी कि यहाँ पे शर्त है m छोटा n, यानी कि जब ऑर्डर देखा जाए तो या तो 2 गुणे 3 होगा, या 3 गुणे 4 होगा, या 5 गुणे 6 कोटि का होगा। तो 2 पंक्ति हो तो 1 2 3 4 5 6, ये जो मैट्रिक्स है ये क्षैतिज अवयव है। यहाँ पर
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 4, यानी कि दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो क्षैतिज आव्यूह के हैं। तो क्षैतिज आव्यूह में क्या होता है, अगर परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, ऐसे एनसीईआरटी में एक ऑब्जेक्टिव दिया भी है कि स्तंभ आव्यूह वर्ग आव्यूह के लिए कौन सा शर्त सही है, तो शर्तों को देखिए। तो क्षैतिज आव्यूह के लिए शर्त होता है m छोटा होता है n से, ऊर्ध्वाधर आव्यूह के लिए m बड़ा होता है n से, और एक होता है पांचवा वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, वह आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे में इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे शर्त भी याद रखिएगा, m बराबर n होता है सब। तो यहाँ पे किस ऑर्डर का है, 3 गुणे 3, यानी कि जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहा जाता है। तो पहले इन 5 परिभाषा, फिर वर्ग आव्यूह में 2 भेद निकलते हैं, तो उसको समझेंगे। तो पहले इतना लिख लीजिए, इतना लिखने के बाद हम लोग समझेंगे अब वर्ग आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। अब आते हैं वर्ग आव्यूह। इसका 2 भाग होता है। वर्ग आव्यूह 2 प्रकार, सबसे पहले एक पार्ट में जाता है त्रिभुजाकार आव्यूह और दूसरे पार्ट में जाता है विकर्ण आव्यूह। अब त्रिभुजाकार में भी 2, एक ऊंच त्रिभुजाकार आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर में अगर हम देखें तो अपर में क्या होगा, लिखना कि अपर यानी कि A11, A22, A33, A14, फिर 0, A22, A23, A24, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, A33, 34, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, A4। उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह में क्या देखते हैं कि जो मुख्य विकर्ण होता है उसके नीचे जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, शून्य होते हैं। यानी कि अगर हम लोग गणित से देखा जाए तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ 1 2, यहाँ पे i जो है छोटा हमेशा j से है, यहाँ पर i जो छोटा है कहाँ किससे है, i j से छोटा है, यहाँ पर भी i j से छोटा है क्योंकि 1 4, यहाँ पर भी i j से छोटा है, यहाँ पर क्या होता है, i j से बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर परिभाषा बनाया जाए तो लिखेंगे वह आव्यूह जिसमें aij बराबर
जीरो। कब? यदि आई बड़ा हो जे से, यानी कि वह अवयव जिसमें ए आई जे का जो सदस्य होता है जीरो, यानी कि आई बड़ा हो जे से। तो क्या है इस पोजीशन पे बोलिए, इस पोजीशन पे अगर हम देखें इसको हम लोग कौन सा पोजीशन बोलते हैं? 2 1। तो यहाँ पे शर्त के अनुसार देखिए 2 बड़ा है 1 से और उसका वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पर अगर शर्त से देखा जाए ये वाले को हम लोग 3 1, 3 बड़ा है 1 से और ये हमारा 3 2। ये यहाँ पर देखा जाए तो 4 1 और 4 2, ये हमारा ये 4 3। तो क्या हम लोग तो शर्त से याद रखें वह अवयव जिसमें आई जे का मान 0 हो यदि आई बड़ा है जे से, तब उस अवयव को उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहा जाता है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव के लिए शर्तों को देखना चाहिए अवयव में। बहुत लोग शर्त नहीं लिखवाते हैं, लेकिन शर्त जिसका क्लियर होता है उसी का ऑब्जेक्टिव अच्छा होता है और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको शर्त देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या शर्त होता है उच्च त्रिभुजाकार अवयव के लिए? ई आई जे 0 होता है, लेकिन आई जो होता है हमेशा जे से बड़ा होना चाहिए। जैसे में 2 1, यहाँ पे 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, यानी कि इन सभी जगहों पर 0 होना चाहिए। जहां पर आई बड़ा है जे से वहां के सभी मान 0 से बड़ा होना, 0 से नहीं, आई का मान जे से बड़ा होना चाहिए। सभी मान 0 हो और आई का मान जे से बड़ा होना चाहिए। तो उच्च त्रिभुजाकार अवयव। उसके बाद एक इसमें आता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव, यानी कि त्रिभुजाकार अवयव 2 प्रकार का होता है, एक उच्च और एक निम्न। और ये अगर देखा जाए तो हमेशा किसके लिए होगा? वर्ग अवयव के लिए होगा। तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव को अगर देखा जाए तो वहां पर फिर लिखेंगे A1 1, फिर 0 0 0, A21 A22 0 0, A31 A32 0, फिर A41 42 43 और A44। तो यहां पर भी वही चीज है कि वह अवयव जिसमें ए आई जे बराबर 0 यदि आई छोटा हो, उल्टा हो गया। यहां पर अगर देखते हैं तो A12 है, इस पोजीशन पे A12 का मान क्या है? A12 बराबर 0 है। यहाँ पर 1 2 से छोटा है, फिर A13 बराबर भी 0 है, A14 बराबर भी 0 है, फिर यहाँ पे A23 बराबर 0 है, A24 बराबर 0 है और A34 बराबर 0 है। तो क्या देख रहे हैं? इन सब जगहों पे आई का मान जे से छोटा है। इस प्रकार त्रिभुजाकार अवयव 2 प्रकार का होता है, उच्च और निम्न। तो लिख लीजिए अब चलते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव अगर देखा जाए एग्जाम्पल A11 0 0 0 0, A22 0 0 0 0, A33 0 0 0 0, A44। तो अगर इसका परिभाषा बनाएं तो क्या होगा? वह अवयव जिसमें ए आई जे बराबर क्या हो? 0
यदि आई नॉट इक्वल जे, यदि आई और जे आपस में बराबर ना हो तो वहां पे अगर मान सभी के सभी जीरो आए तो उसे हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। वह अवयव जिसमें आई जे बराबर जीरो, यदि आई नॉट इक्वल जे, यानी कि आई और जे बराबर ना हो। यहाँ पर देखिए ये 1 2 है, आई और जे बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहां जहां बराबर नहीं वहां पे जीरो है तो उसको हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या 1 0 0 0 2 0 0 0 6, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? विकर्ण अवयव। और जितने भी विकर्ण अवयव होते हैं सब वर्ग अवयव के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। अब चलते हैं, इसमें भी दो भाग होता है। विकर्ण अवयव दो प्रकार का होता है। अब विकर्ण अवयव को अगर हम देखें, डायगोनल मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को भी हम देखें, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सदिश अवयव और एक होता है इकाई अवयव। विकर्ण अवयव दो प्रकार का, सदिश नहीं अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, और एक होता है यूनिट मैट्रिक्स। अब इन दोनों के लिए क्या परिभाषा बनती है? तो ये स्केलर में क्या होगा? ए आई जे का वैल्यू तो जीरो होगा, कब? जब आई नॉट इक्वल जे। लेकिन ए आई जे बराबर कुछ भी हो 1 को छोड़कर, या तो ए आई जे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, कोई भी मान दे, लेकिन कब? जब आई बराबर जे हो तब। जैसे में एग्जाम्पल से अदिश अवयव को समझते हैं। ये 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यहाँ पर 5 0 0 0 6 0 0 0 7, एक ऐसे अवयव है, अदिश अवयव है। और इकाई अवयव को अगर देखा जाए तो वर्ग अवयव होगा, लेकिन उसके विकर्ण वाले स्थान पे हमेशा एक ही होगा। शून्य अवयव भी जितने होते हैं, शून्य अवयव वो सब कहाँ पे चल जाते हैं? शून्य अवयव भी किसका एग्जाम्पल होता है? अदिश अवयव का एग्जाम्पल होता है। इस प्रकार आज हम लोग अवयव का प्रकार पढ़े और कल हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे अगले भाग में। आज भाग 1 है। इस सदिश अवयव किसे कहते हैं, अवयव के प्रकार कौन कौन से